आज बात होगी आधुनिक भारत में अंग्रेज़ों की शुरुआत के बारे में। अंग्रेज़ भारत में आए, क्यों आए? व्यापार करने आए। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ई में हुई और 1608 में विलियम हॉकिंस मुग़ल दरबार में उपस्थित हुआ और कंपनी के लिए सहूलियतें मांगने का उसने प्रयास किया, लेकिन ये सफलता सर टॉमस रो को मिली। 1651 में कंपनी को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति मिली और 1757 में कंपनी ने प्लासी के युद्ध में बंगाल को जीत लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को युद्ध में पराजित किया और कंपनी, जो पहले व्यापारिक कंपनी के रूप में काम कर रही थी, एक राजनीतिक संस्था के रूप में बदल गई। 1764 में हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम को पराजित कर दिया और इस तरीके से कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अपनी विजय प्राप्त करने में सफल हो गई। अवध पर भी उसका अधिकार हो गया और दिल्ली का मुग़ल सम्राट भी उसके अधीन हो गया। 1757 और 1764 के बाद कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई और उनके रास्ते में जो भी भारतीय राजा आए उन सबको उन्होंने धीरे धीरे संधि के द्वारा, युद्ध के द्वारा, कूटनीति के द्वारा रास्ते से हटा दिया और इस तरीके से कंपनी अपने क्षेत्रीय विस्तार में और व्यापार में आगे बढ़ती चली गई, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट भारतीय जनमानस पे हुआ और पॉजिटिव लाभ, जिसे हम धन का निष्कासन भी कहते हैं दादा भाई नौरोजी के शब्दों में, तो वो कंपनी को मिला। धीरे धीरे भारत में कंपनी के विरोध में कई छोटे छोटे विद्रोह भी हुए, लेकिन उसमें कंपनी आसानी से सफल होती चली गई। लेकिन अंतिम रूप से चर्बी वाले कारतूस ने कंपनी की शक्ति को झिझोड़ दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को कंपनी के विरुद्ध संग्राम आरंभ किया, विद्रोह किया, जिस कारण कंपनी ने 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। विद्रोही सैनिक भागकर मेरठ गए और वहां से उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। जो तिथि मानी जाती है सरकारी, वो है 10 मई 1857। लेकिन कंपनी ने इस क्रांति को भी धीरे धीरे समाप्त कर दिया, जैसे कि लखनऊ की बेगम हजरत महल, कानपुर के नाना साहब तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और दिल्ली के मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र, और कंपनी ने इन सभी को धीरे धीरे रास्ते से हटा दिया और अपनी शक्ति को दोबारा से स्थापित किया। ठीक है, लेकिन कंपनी के इस उद्देश्य को समाप्त करने के लिए और कंपनी के विस्तार को कमज़ोर करने के लिए भारत में एक नई संस्था का भी जन्म हुआ, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कंपनी ने अपने सुरक्षा के आधार पे की, जिसे हमारे लाला लाजपत राय महोदय ने सुरक्षा वाल्व के नाम से पुकारा था। हेलेन ऑक्टेवियन हुम, जो एक कंपनी के एक अधिकारी थे, उन्होंने 28 दिसंबर 1885 को कल बम्बई में तेजपाल गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई और इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी को बनाया गया। इस अधिवेशन में मात्र 72 लोगों ने भाग लिया और उस अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया कि प्रति वर्ष एक नए अध्यक्ष को चुना जाएगा और प्रति वर्ष सम्मेलन किया जाएगा और प्रति वर्ष भारत की जो भी समस्याएं हैं उन सबको लिखित रूप में वायसराय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो आप याद रखना लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के समय में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में प्रतिनिधि सदस्यों की संख्या 407 हो गई।
और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष बनाए गए वो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वो पारसी समुदाय से आते थे। 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अध्यक्ष बनाया जाता है और इस अधिवेशन में 607 सदस्य शामिल हुए और दूसरे अधिवेशन में 434, यदि गलती हुई हो तो मैं उसको सुधार देता हूँ, 434 याद रखेंगे। तो पहले अधिवेशन में 72, दूसरे अधिवेशन में 434, तीसरे अधिवेशन में 607 और चौथे अधिवेशन में 1248 और चौथे अधिवेशन के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो जॉर्ज यूल थे। तो ये 4 अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगले के अधिवेशनों के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, जिसमें 5वां अधिवेशन जो हुआ है वो बम्बई में हुआ है और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष बनाए गए उनका नाम था विलियम वैडरबर्न। विलियम वैडरबर्न ने एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की जीवनी भी लिखी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना। अगला छठा अधिवेशन है वो है फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में। फिरोज शाह मेहता छठे अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए। तो ये छोटे छोटे अधिवेशनों के बारे में मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ, याद रखिएगा। चलिए अगले अधिवेशन की बात करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए थे। तो वो 1901 में कलकत्ता में दिनशा ई वाचा की अध्यक्षता में शामिल हुए थे। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें याद रखना है आपको। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है कि वंदे मातरम कांग्रेस मंच से पहली बार किसने गाया। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1894 में कांग्रेस मंच से वंदे मातरम गाया और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था रहीमतुल्लाह सयानी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अधिवेशन है जो 12वां अधिवेशन है। ठीक है, अगले अधिवेशन की हम बात करेंगे। कांग्रेस का जो 22वां अधिवेशन हुआ वो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ और इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। 1911 में जन गण मन जो गीत है उसे गाया गया और 1916 में लखनऊ समझौता हुआ और लखनऊ समझौते को हम कांग्रेस लीग समझौते के नाम से भी जानते हैं। 1917 में एनी बेसेंट प्रथम विदेशी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और 1924 में महात्मा गांधी बेलगांव में 39वें अधिवेशन के अध्यक्ष बने और 1925 में प्रथम भारतीय महिला के रूप में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उन्होंने रोक दो। तो आगे चलते हैं। 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। 1931 में कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसे पारित भी करवा दिया और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं, इसे आप याद रखना। चलिए आगे के इम्पोर्टेंट है 1940 में अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने और वो लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। एक सवाल पूछा जाता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो आप याद रखिएगा JV कृपलानी, आचार्य JV कृपलानी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो कांग्रेस की स्थापना में और कांग्रेस की प्रगति में भारतीय नेताओं ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया और कांग्रेस का जो टाइम पीरियड है उसे हम 3 भागों में बांटते हैं, जैसे कि 1885 से 1905 उदारवादी युग, 1905 से 1919 तक उग्रवादी युग और 1919 से 1947 तक गांधीवादी युग के नाम से जानते हैं। और महात्मा गांधी ने
1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चलाया, 1930 से 1934 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, 1942 से 1945 तक भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। तो इन आंदोलनों के द्वारा भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन सभी टॉपिक्स पर विस्तार से मैं आगे भी चर्चा करूँगा। फिलहाल धन्यवाद।